नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया-गोमा। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एफआईआर से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप से किसी भी अपराध की दी जाने वाली सूचना को एफआईआर कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर दी गई हो तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण कराना चाहिए। इधर प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे पूरे अपराध की जानकारी देने के लिए कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है। ये सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है जिसे रोजनामा कहा जाता है। इधर ये बातें कुछ बुनियादी जानकारी थी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अभिनव मिश्रा जी, जो आपको एफआईआर से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका एफआईआर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी कानूनी सलाह लेना चाहें ले सकते हैं। एफआईआर से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कानूनी सहायता जो भी आप लगता है मांग सकते हैं इस नंबर पर। तो आज हमारे अधिवक्ता अभिनव हैं, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एफआईआर की जो परिभाषा है वो क्या है और दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है। थैंक यू मैम, थैंक यू आज फिर से मुझे मौका देने के लिए। एफआईआर जैसे कि हम बात करते हैं, पहली सूचना की रिपोर्ट कही जाती है। जब भी कोई भी ऐसा क्राइम होता है या ऑफेंस होता है जो कॉग्निजेबल होता है तो वहां पर जो विक्टिम होता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने क्राइम होते देखा है, जिसको हम इन्फॉर्मेंट बोलते हैं, उसके पास ये राइट होता है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे अप्रोच कर उस क्राइम की जानकारी देगा और उस क्राइम की जानकारी देने के पश्चात पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करते हुए तहकीकात करेगी। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी थी। और जी जी अब ये जानना चाहेंगे जो जीरो एफआईआर है वो क्या होती है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। मैम, जीरो एफआईआर जो कॉन्सेप्ट है ये आया आपके निर्भया के जो केस हुआ था, दिल्ली क्राइम जो रेप बोलते हैं हम लोग 2013, जिसकी वजह से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया। जीरो एफआईआर का प्रावधान यहाँ से जोड़ा गया है। जीरो एफआईआर को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैम ये बेसिकली एक राइट दिया गया है किसी भी इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को कि वो किसी भी थाने में जाके अपने साथ हुई घटना, अपने साथ हुई क्राइम का वर्णन करके एफआईआर दर्ज कराता है। और उसको वहां के लिए ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इस थाने का जुरिसडिक्शन नहीं है जी, तो आप उस थाने में जाकर अपना एफआईआर दर्ज कराएं। ये जिस थाने ने एफआईआर दर्ज की है, जो जीरो एफआईआर दर्ज की है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस थाने की जुरिसडिक्शन के अंडर ये क्राइम हुआ है उसको ये एफआईआर ट्रांसफर की जाए और वहां से उस पुलिस स्टेशन के द्वारा तहकीकात करके नियरेस्ट कोर्ट में उसकी चार्जशीट दायर की जाए। ठीक है। अभिनव, एक बड़ी बेसिक जानकारी जो कई बार नहीं पता होती लोगों को और वो जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है वो यही है कि एफआईआर में जो जानकारियां दी जानी चाहिए, एफआईआर में जो जानकारियां उनको बतानी चाहिए वो क्या होती है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण चीज छूट ना जाए, आगे क्राइम जो है, अपराध जो है वो किसी और दिशा में ना चला जाए। उसके लिए सबसे जरूरी है कि एफआईआर में जो तमाम जानकारी है वो सटीक जाए। वो क्या बतानी चाहिए? एफआईआर के कुछ खुद के इंग्रेडिएंट्स हैं ना। क्राइम कब हुआ, किस तारीख को हुआ, किस स्थान पर हुआ, किसने किया। आज हम बात कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं एफआईआर की, उसकी बुनियादी जानकारी, उसकी कानूनी सलाह। अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम जानकारी कार्यक्रम में जुड़कर ले सकते हैं। अभिनव मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिनव, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे क्या कुछ जो है जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए एफआईआर को लेकर। अब जो कॉग्निजेबल या संज्ञेय और असंज्ञेय जुर्म है वो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है?
मैं आपको अगर लेमन की लैंग्वेज में बताऊं, कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंसेस हैं जिसका पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वैसे ऑफेंसेस हैं जहां पर आपको कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ता है अगर आपको पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो। जी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट दायर करती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए पुलिस एक एनसीआर दायर करती है जिसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी बोलते हैं। सो वैसे सारे क्राइम जहां पे पुलिस की जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करवाने की जी। और उस जिम्मेदारी को पूरे करने के रास्ते में अगर कोई क्राइम होता है और पुलिस, अगर स्टेट की जिम्मेदारी है लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, ये हो सकते हैं मर्डर, ये हो सकता है रेप, ये हो सकता है डकैती, ये हो सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, फ्रॉड, तो यहाँ पे पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करती है। बट कुछ वैसे क्राइम्स हैं जिनको सिविल और क्रिमिनल नेचर का डिस्टिंक्शन करने में असुविधा होती है जी। वहां पर हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है क्योंकि पुलिस कहती है कि ये सिविल ऑफेंस है, लेकिन एट टाइम्स इसमें क्रिमिनलिटी भी एक इंग्रेडिएंट होती है। चलिए, अगर ये हम अभिनव बात करें कि कोई भी अपराध जो संज्ञेय है उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि कई बार शिकायत आ जाती है कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जी, आइडियली जब भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस के नॉलेज में लाया जाता है, पुलिस की जिम्मेदारी है आरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने की, धारा 154 के तहत। पर इन केस अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो 154(3) में आप उस शहर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर वो आपकी एफआईआर वो भी दर्ज नहीं करते तो 156(3) में ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अगर वहां पर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आप उसका रिवीजन प्रेफर कर सकते हैं उस ऑर्डर का। पुलिस की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है मैम। बिल्कुल। तो अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जहां पे पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी उस ऑफेंस को ना होने देने की, तो वहां पुलिस को एफआईआर दर्ज करके उस ऑफेंस के अगेंस्ट क्राइम। और अगर अभिनव एफआईआर वो दर्ज नहीं करती है पुलिस, तो फिर हमारे पास क्या विकल्प है? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कदम उठा सकते हैं उनके खिलाफ? आप 154(3) की धारा का इस्तेमाल करते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर वहां से भी आपको रियायत नहीं मिलती है तो आप 156(3) में मजिस्ट्रेट की कोर्ट जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने भी आपको रियायत नहीं दी तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू, रिवीजन या अपील फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दायर हो सकती है। और अगर अभिनव बात करें एफआईआर होने के बाद आपके पास कानूनी रास्ते, कानूनी विकल्प क्या रह जाते हैं? मैम, एफआईआर होने के बाद मेरे पास कानूनी विकल्प एज एन इन्फॉर्मेंट क्या रह जाते हैं या एज एन अक्यूज्ड? दोनों केसेस में हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर हुई है और अगर हमने लगाई है, उन दोनों केसेस में। अगर हमारे ऊपर हुई है तो सबसे पहले मैम, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है सो पुलिस सबसे पहले आपको आके अरेस्ट करती है, बिकॉज आपका प्रेजेंस इंश्योर कराना बहुत जरूरी होता है। सेकेंडली मैम, मेरे अधिकार हैं बेल लेने के अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुई है तो। अगर मुझे एप्रीहेंशन है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो सकती है तो मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी है तो मैं रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करूंगा। एज एन इन्फॉर्मेंट अगर मैं आपको अपनी जिम्मेदारी बताऊं तो मुझे पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब जब पुलिस अधिकारियों को मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे अवेलेबल रहना हो। सेम जिम्मेदारी मेरी एज एन अक्यूज्ड भी बनती है, बिकॉज क्रिमिनल ट्रायल का एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि whether the parties actually participated in the investigation, क्या पार्टीज ने इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहायता किया या पूरा असिस्टेंस दिया। और कई बार जो अक्यूज पर्संस की बेल रिजेक्ट होती है, यही एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड बन जाता है कि इन्होंने एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस या कोऑपरेशन दिखाया ही नहीं, इसलिए इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरत। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती और गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो क्या करें? उसके बाद क्या रह जाता है विकल्प?
बेल लगा सकते हैं मैम, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं मैम, हम कोर्ट को बता सकते हैं कि प्राइमा फेसी मेरे ऊपर केस बना नहीं, या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कोई ऐसा क्राइम दिखाया नहीं है जो मैंने किया हो या मेरा इन्वॉल्वमेंट हो। अगर वहां पर भी मुझे डिस्चार्ज नहीं मिलता है एज एन अक्यूज, तो मैं ट्रायल पूरा लड़ाई करके पूरी अपनी केस को प्रस्तुत करने के बाद अक्विटल क्लेम कर सकता हूँ उस केस की फाइनलिटी पे। अगर मुझे अक्विटल भी नहीं मिलता है तो मैं क्रिमिनल अपील फाइल कर सकता हूँ हाई कोर्ट में। अगर अभिनव हम ये बात करें, जो सीआरपीसी की धारा 482 है वो क्या है, और एफआईआर से जब हम इसे जोड़ के देखते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है इसको? बेसिकली 482 सीआरपीसी जो है मैम वो इनहेरेंट पावर्स हैं। तो अगर मैं बताऊं जो पूरे सीआरपीसी में पावर्स डिफाइंड हैं, उसको एक्सरसाइज करने के लिए या उसमें कुछ वैसे पावर्स जो डिफाइंड नहीं किए गए हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए सेक्शन 482 की पावर हाई कोर्ट को दी गई है, हाई कोर्ट के क्रिमिनल रोस्टर को। एफआईआर की तहत में अगर आपको इसका अगर मतलब समझाऊं मैं, तो बेसिकली 482 मैं यूज तभी करता हूं जब मुझे एफआईआर की क्वॉशिंग करवानी होती है या मुझे कोई ऐसा ऑर्डर चाहिए होता है जिससे इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट हो सके उस एफआईआर के अगेंस्ट एज एन इन्फॉर्मेंट। बेसिकली मुझे कोर्ट को संभालना बताना पड़ता है बिल्कुल कि मेरे अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसी केस ही नहीं बना। ठीक है, और अगर केस बनता है तो उसकी तहकीकात सही से नहीं हुई। अच्छा अभिनव, अगर हम बात करें रोजनामचे की और एफआईआर की, क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि उसमें अभी जैसे हमने जानकारी भी दी थी कार्यक्रम की शुरुआत में कि उसमें जो डेली है एक डायरी में उसको मेंटेन किया जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है? डेली डायरी एंट्री जो चीज है वो पुलिस का इंटरनल डॉक्यूमेंट, वो किसी भी केस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑफ पार्सल नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल उसको एसपी या डीआईजी रैंक के ऑफिसर ने ऑथराइज करके उस चार्जशीट का पार्ट बनवाया है कोर्ट की परमिशन लेके। बिकॉज पुलिस को डेली दिखाना पड़ता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद उस दौरान क्या एक्शन लिया उसकी इन्वेस्टिगेशन के तहत। ये अब बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो उसका तबादला हो जाए, तो जो नया आदमी आएगा उसको पता होना चाहिए कि पुराना केस कहाँ तक हो चुका है एंड उसकी जिम्मेदारी बनती है उस केस को वहां से आगे लेकर जाने की। ये होती है डेली डायरी एंट्री विच इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। इसको आप एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट में मंगवा नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आपको कोर्ट डायरेक्शन देती है। जबकि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट को भी होती है, अक्यूज्ड को भी होती है, जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट को होती है, पुलिस को होती है, और उसके तहत की गई इन्वेस्टिगेशन के बयान पे ही ट्रायल चलता है और फाइनलिटी ऑफ क्रिमिनल ट्रायल को हम कहते हैं जजमेंट जो आती है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। क्या सवाल है मोहन सिंह जी आपका, क्या पूछना चाहते हैं बताइए? मेरा सवाल ये है, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट रोडवेज की तरफ से हुआ था। एक बार फिर से सवाल पूछिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई। मेरा सवाल ये है, मैं गाड़ी से सहारनपुर से देहरादून आ रहा था, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कार का बस से। तो वहाँ पे मैंने छुटमलपुर में सहारनपुर जनपद पड़ता है, वहाँ एफआईआर लिखाने की कोशिश की लेकिन नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? मैंने डीजीपी को एसएसपी को पत्र लिखा तो उसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर है जो भी वहाँ पे मौजूद, उसने लिख के बाद में आरटीआई से जवाब मांगा मैंने, तो उसमें लिख के आया कि हाँ यानी कि मैं खुद पैसे मांग रहा था उससे, जबकि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई और मैंने गाड़ी की वर्कशॉप में जाके उसको पूरा वो भी ठीक भी कराया। तो मतलब आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, ये आपका सवाल है? एफआईआर नहीं लिखी गई। क्या कर सकते हैं अभिनव ऐसे केसेस में? मोहन सिंह जी से बात हो रही है मेरी? जी मोहन जी, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस था? सारा था। मोहन जी? जी सर, जी सर। आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस था थर्ड पार्टी? आपकी गाड़ी में कोई और किसी तरीके की कानूनी प्रक्रिया की कोई दिक्कत नहीं थी? जीरो डेथ इंश्योरेंस था, उसमें मैंने रिपेयर भी कराया उसको। ठीक है,
आपकी कार का जो आपने खरीदा था उसके कागज वगैरह पूरे थे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, उसका आरसी वगैरह? पूरा पेपर था, पूरा पेपर था। अच्छा सर, अब आप 154(3) की रिप्रेजेंटेशन देंगे सहारनपुर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को। मैंने एसएसपी को भी लिखा था सर। अच्छा, तो क्या हुआ? एसएसपी ने क्या बोला सर? मोहन सिंह जी, आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। हाँ, जब आपने एसएसपी को लिखा तो क्या जवाब आया, बदले में क्या कहा गया आपको? एसएसपी ने, वो जो इंस्पेक्टर था एलआईयू जांच करता, उसने कहा कि आप मतलब मोहन सिंह की छोटी सी दुर्घटना हुई और वो खुद बस वाले से पैसा मांग रहे हैं। उसने आदेश ही सुना दिया, जो जज का काम था वो एलआईयू ने कर दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अब आपको 156(3) के तहत अपने वकील को लेकर वकील से मिलिए और कहिए कि मुझे 156(3) की शिकायत जो है अपने मजिस्ट्रेट साहब के आगे दायर करनी है। जी सर। अगर पुलिस का ये कंटेंशन है भी कि आपने किसी तरीके से पैसे मांगे जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ उससे, तो उनको ये चीज ऑन पेपर कोर्ट में दिखानी होगी। लेकिन आपके केस को सुनकर लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही एक फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है अपना। तो अब आप बेझिझक 156(3) जाएं, कोर्ट में अपनी मजिस्ट्रेट साहब के आगे अपनी शिकायत दायर करें, एक अच्छे वकील साहब को लेकर जाएं जो आपके लिए दिल खोलकर बहस करें और आपको इसमें जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं मोहन सिंह जी, जो आपको बताया गया है, जो लीगल आपको एडवाइस दी गई है, उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। ये अब हम आपसे पूछना चाहेंगे अभिनव, बड़ा ही एक ऐसा सवाल है जिसको कई लोग पूछना चाहते हैं कि एफआईआर निरस्त हो सकती है तो कैसे हो सकती है? मैम, इसके 3-4 तरीके हैं। अब है कि हमारे देश में थोड़ा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का पेस स्लो है। ये यूएस और यूके जैसे कंट्रीज में नहीं रह रहे हैं हम, जहां पे 7 से 10 दिन में इन्वेस्टिगेशन होके जूरी भी फॉर्मुलेट होने की बात हो जाती है। या यूके में जो है कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया होता है। यहाँ पर आप बेल अप्लाई कर सकते हैं मैम जब आपके ऊपर एफआईआर है। और जहां तक आपको क्वेश्चन की बात है मैम, अगर चार्जशीट के दौरान आपको अपने ऊपर एफआईआर क्वेश्चन करानी है तब आप रिट पिटिशन लगाएंगे, और चार्जशीट दायर होने के बाद अगर आपको अपनी एफआईआर क्वेश्चन करानी है तो आप सेक्शन 482 की पिटिशन लगाएंगे। जी 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 मैम, तो यही दो तरीके से एफआईआर क्वेश्चन हो सकती है। लंबा प्रोसेस है जैसे आपने बताया है। अभिनव, बहुत सारी जानकारी आपकी तरफ से दी गई है और बहुत सारी लीगल एडवाइस आपने दी। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एफआईआर को लेकर ये थी बेसिक जानकारी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। रही है हमारे साथ। नमस्कार।